प्रॉपर्टी खरीदने के लिए काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, फिर चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी। लेने से पहले किस तरीके से करनी चाहिए तैयारी, किन फैक्टर्स के आधार पर करें प्रॉपर्टी का चयन, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ आज के खास मेहमान 360 के नेशनल हेड साहिल कपूर जी। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस खास कार्यक्रम मकान दुकान में आपका। और पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि जब प्रॉपर्टी कोई खरीदता है तो कई तरह के सवाल होते हैं, पैसों को लेकर सवाल होता है, जगह को लेकर सवाल होता है। आपसे जानना चाहते हैं कि जो लोग अभी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं उन्हें किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए कि मान लीजिए अगर किसी तरीके से रकम तो इकट्ठा हो गई, लेकिन बाकी कौन कौन से फैक्टर हैं जो उनको ध्यान रखनी चाहिए, जो गलतियां नहीं करनी चाहिए। जैसा कि विपुल जी आपने बोला, सबसे इम्पोर्टेंट पहले है फाइनेंशियल प्लानिंग। बिकॉज जब तक मेरा बजट डिसाइड नहीं हुआ कि कितनी डाउन पेमेंट मैं कर सकता हूँ, कितनी मेरी लोन एलिजिबिलिटी है, कितनी मेरी सिविल स्कोर है, उसके बिना प्रॉपर्टी की सर्च करना भी आई थिंक ठीक नहीं है। तो पहले फाइनेंशियल प्लानिंग, एक बार जब आपकी क्लियर है, आपका एक बजट, एक ब्रैकेट डिसाइड हो गया कि इस बजट में मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, इतनी डाउन पेमेंट मेरे पास अवेलेबल है, इतना लोन मुझे बैंक दे देगा, उस फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लोकेशन। कहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसमें आपकी खुद की नीड्स, आपकी फैमिली की नीड, कहाँ आप काम करते हैं, कहाँ आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आसपास मेडिकल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल्स, ये सब अवेलेबल है कि नहीं है, क्या आपके वो ऑफिस से बहुत दूर तो नहीं है, क्या आपके बच्चों के स्कूल से बहुत दूर तो नहीं है। एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, वो सब अगर वहां पे है तो लोकेशन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई, लोकेशन प्लानिंग हो गई, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि वहां पे कौन कौन सी अवेलेबल ऑप्शंस है, कौन कौन से डेवलपर्स की ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल है। आपको हाई राइज में जाना है, लो राइज में जाना है, अपार्टमेंट में जाना है, विला में जाना है, देन यू डिसाइड ऑन ऑल दोस फैक्टर्स बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हों। लेकिन अब आपसे सवाल ये जानना चाहेंगे कि अगर खाली इन्वेस्टमेंट पर्पज़ की अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियल या कमर्शियल, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आपको लगता है कि रिटर्न वहाँ ज़्यादा बेहतर रहेगा और किन फैक्टर्स के आधार पर इसका फैसला किया जाए, क्योंकि हर लोकेशन, हर जगह में अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए अगर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से पैसे लगा रहे हैं। करेक्ट। सी, अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से पैसा लगा रहे हैं तो डेफिनेटली कमर्शियल और रिटेल एसेट आपको हमेशा ज्यादा रिटर्न देके चलेगा। बिकॉज इंडिया में अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें तो किसी भी शहर में देखो आप 2 या 3% से ज्यादा रेंटल यील्ड आपको नहीं मिलती है, राइट। बट कमर्शियल में आपको 6 से लेके 8% तक की यील्ड, डिपेंडिंग अपॉन किस एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमर्शियल में, रिटेल कैटेगरी में आराम से मिल जाती है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे डेफिनेटली आपका कमर्शियल एसेट ज्यादा बेटर है। बट कुछ फैक्टर्स ये आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं कि आप ऐसे कमर्शियल एसेट में या ऐसे रिटेल एसेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि जिसमें प्रॉपर्टी बहुत देर तक खाली रही है, प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई नहीं हो रही है, टेनेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो वो जो 6-7% का जो रिटर्न है, वो अगर बिल्कुल टेनेंट आया ही नहीं, प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई नहीं हुई, तो वो जीरो भी हो सकता है, राइट। तो वो चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि कमर्शियल एसेट अच्छा है, रिटेल एसेट अच्छा है, बट वो किस लोकेशन में है, आसपास कितनी कंपनीज हैं जो आराम से उस प्रॉपर्टी को टेनेंट्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं, वो भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो लोकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ कहीं भी आप कमर्शियल बहुत प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर उस तरह की डिमांड है भी या नहीं, या वहाँ पर लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, किराएदार मिलेंगे कि नहीं आपको, तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान रखिए। लेकिन जैसा आप साहिल जी ने बताया कि कमर्शियल प्रॉपर्टी रिटर्न तो वहाँ पर ज़्यादा मिलता है, लेकिन क्या कुछ यहाँ पर रिस्क हैं, जोखिम क्या क्या हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में, और किस तरीके से इनसे बचा जाए, किन चीज़ों को लेकर के दिमाग में रखना चाहिए कि ये रिस्क फैक्टर हैं और इनका पहले मुझे सोल्यूशन ढूंढना है, उसके बाद पैसे लगाएंगे। कि सबसे पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं, हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में एक फिक्स मेंटेनेंस होती है जो डेवलपर आपको चार्ज करता है। वो मेंटेनेंस, अगर प्रॉपर्टी सेंट्रली एसी है, वीआरवी एयर कंडीशनिंग है, कॉमन एरियाज बहुत अच्छे डिजाइन किए हुए हैं, तो वो 25, 30, 40 रुपए तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी अल्ट्रा लग्जूरियस प्रॉपर्टी है। बट अगर प्रॉपर्टी थोड़ी सी ओपन है, एयर कंडीशनिंग सेंट्रलाइज नहीं है, तो 7-8 रुपए में भी है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी अगर ऑक्यूपाइड नहीं हुई तो ये जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो आपको अपनी जेब से देने पड़ सकते हैं अगर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड नहीं है। जी। तो उस एक्स्ट्रा चार्जेस को हमें दिमाग में लेके चलना है जब भी हम प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया,
उस एरिया में वो उस प्रॉपर्टी के लिए डिमांड है भी है कि नहीं, ऑक्यूपायर टेनेंट हमें मिलेगा आसानी से कि नहीं मिलेगा, और प्रिवेलिंग रेंटल चार्जेस क्या चल रहे हैं उस एरिया में, उन प्रॉपर्टीज में जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, वो भी हमें ध्यान में देना जरूरी है, ताकि हमें कंपैरिजन कर पाए कि हाँ, जब मैं प्रॉपर्टी में इतना पैसा लगाऊंगा तो इतनी रेंटल पर स्क्वायर फीट मुझे मिल जाएगी। तो वो एक कंपैरिजन करना, कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस हमें बोलते हैं, वो करना बहुत जरूरी है एक इन्वेस्टर के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उनका ख्याल रखिए। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी मौजूदा, अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो कितने परसेंट रेंटल यील्ड अभी दे रही हैं और किन शहरों में रेंटल यील्ड ज़्यादा है? अगर क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट ही करना है तो कोई कई बार ज़रूरी नहीं है कि आप जिस शहर में रह रहे हैं वहीं पैसे लगाएं, जहाँ पे अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं वहाँ नहीं लगाना चाहिए क्या? क्या सलाह देंगे आप? नहीं, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। अगर आप एक अच्छे डेवलपर के साथ किसी अनजान शहर में भी पैसा लगा रहे हैं, अनजान मतलब आपके शहर में पैसा नहीं लगा रहे, बैंगलोर में लगा रहे हैं, बॉम्बे में लगा रहे हैं, गुड़गांव में लगा रहे हैं, बट आप उस शहर में नहीं रहते, तो इट इज नॉट अ बैड डिसीजन। बिकॉज कई ऐसे शहर हैं, जैसे बॉम्बे है, गुड़गांव है, बैंगलोर है, अब हैदराबाद है, पुणे है, इन शहरों में कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी रिटर्न्स देके जा रही है। तो अगर मैं उस शहर में नहीं भी रहता, मैं टीयर 1 में रहता हूँ, टीयर 2 टाउन में रहता हूँ, तो इन शहरों में एक अच्छे डेवलपर के साथ जरूर पैसा लगाया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आराम से 6 से लेके 8%, डिपेंडिंग अपॉन किस कैटेगरी का एसेट है, किस लोकेशन में है, 6 से 8% का रिटर्न एक अच्छा डिसेंट कमर्शियल और रिटेल एसेट आपको दे जाता है। जी। इधर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा खरीद फरोख्त देखने को मिल रही है। और अभी का जो सिनेरियो है उसमें क्या आप देख रहे हैं, क्या फ्लैट के मुकाबले ज़मीन खरीदने को लोग ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं? अभी हमने हेडलाइंस में भी बताया कि किस तरीके से जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लोग ज़मीन खरीदने में दिलचस्पी देख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस सिनेरियो को, इस माहौल को? सी, कोविड के बाद जमीनों का प्राइस स्पेशली जिस तरीके से बढ़ा है, तो सबका रुझाव उस तरफ तो डेफिनेटली डेफिनेटली चला गया है। मतलब कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे 50% तक पिछले 2 सालों में हमने रिटर्न देखा है, उछाल देखा है जमीनों के रेट्स में। तो जमीन एनी डे, वी आर इट इज अ स्कार्स कमोडिटी, और तो बन नहीं सकती। तो जमीन एनी डे अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, अगर आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट है, तो जमीन से बेहतर इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में और कोई नहीं है, राइट। बट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट जमीन लेना अलाउ नहीं करती है, तो आप फ्लैट में, कमर्शियल में, रिटेल एसेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बट जमीन से बेहतर इन्वेस्टमेंट दूसरी कहीं भी नहीं।